तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। क्लास 10th के लिए आपको मैं लेके आ चुका हूँ हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है ना। आपको क्लास 10th के जो मैट्रिक एग्जाम होता है उसमें इतिहास पढ़ना है। उसके इतिहास का एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर 4 है इतिहास का। इतिहास का चैप्टर 4 है क्लास 10th का। तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए मैं एक क्विक लेके आया हूँ। आपके एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए। एनर्जी लेवल का हाई करने के लिए आज आपका एक क्विक यह है। जीत लो हर लम्हा। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। यह एक क्विक आपकी एनर्जी लेवल को हाई कर सकता है। आप ये इसको समझो का मतलब कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। लौट कर जीत जाओ हर लम्हा बीत जाने से पहले। लौट कर यादें आती है, समय नहीं, वक्त नहीं। देखो, आपको अभी जो समय चल रहा है, अगर इसको जीत जाना है, आपको इस समय को जीतना है, इस पढ़ाई को अपने आप को जीत जाना है। नहीं तो अगर वक्त यह बीत जाएगा ना, यह ईयर निकल जाएगा ना, 2024 अगर निकल गया आपसे, ठीक है ना, यह ईयर फिर आपको कभी लौट के नहीं आएगा। सिर्फ इसको यादें रह जाएगी कि भाई हाँ, उस समय हमको 10th का एग्जाम देना था और आज मेरा खत्म, 2025 खत्म, आपका यादें खत्म, 2025 खत्म, सिर्फ यादें रह जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते बिना बकवास किए हुए। आज हमारा भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है और यह लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं इतिहास का। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बार शेयर करना दोस्तों में अपने जरूर एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? मैं खिलाफत आंदोलन को मैं एक बार पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, रीजन बताइए। देखिए, वर्ष 1920 में समझने का प्रयास कीजिएगा। कब कहा? वर्ष 1920 में तुर्की में क्या कहा? तुर्की के सुल्तान के खिलाफ पद को या सिंहासन को, पद या सिंहासन को जो अंग्रेज थे, अंग्रेज द्वारा छीन लिया गया। मैंने कहा वर्ष 1920 में। कब? इसको समझिएगा। वर्ष 1920 में क्या किया गया? तुर्की के तुर्की के सुल्तान, उसमें सुल्तान चलता था, जैसे कि उस समय राजा महाराजा होते थे। जैसे भारत बिहार में बहुत सारा राजवंश का राज था। अभी लोकतंत्र चलते हैं ज्यादातर, ज्यादा अधिकतम देश में लोकतंत्र है। जो लोगों द्वारा, जनता जो चुना जाता है, जनता द्वारा जो चुना गया सरकार, वह राज करता है। ठीक है। तो पहले सुल्तान चलता था। तो सीधा कहा गया वर्ष 1920 में सुल्तान के खिलाफ क्या कहा? सुल्तान के खिलाफ पद को या सिंहासन, सिंहासन जो होता है कुर्सी या पद, पद को अंग्रेज द्वारा छीन लिया गया। जिन्हें भारतीय मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगा। जिससे, क्योंकि देखो वहां पे ज्यादातर मुसलमान थे, तो भारतीय मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगा था उस समय। क्योंकि भाई अगर किसी धर्म को, अगर किसी देश में उसको हटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो भाई ऑब्वियस अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप हिंदू है, हम भी हिंदू है, अगर मेरे मेरे अगर धर्म पर कोई आ जाता है कहीं दूसरे देश में भी, तो दुख तो होगा ही ना। ठीक है ना। तो क्या होगा? बहुत बुरा लगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक खिलाफत आंदोलन किया। भारत के मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के लिए खिलाफत आंदोलन किया। यही हमारा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, समझ में आ गया? खिलाफत आंदोलन मेन रीजन था अंग्रेजों द्वारा तुर्की के सुल्तान को सिंहासन को छीन लेना। मिस का मेन रीजन था। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। वर्ष 1920 में वर्ष 1920 में तुर्की के सुल्तान के पद को, सु, तुर्की के सुल्तान के पद या सिंहासन को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया। इससे भारतीय मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के खिलाफ, यानी कि तुर्की के सुल्तान के समर्थन में, खिलाफ ने समर्थन में एक आंदोलन किया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो आप इसको अपने तौर तरीके से सजा सकते हो। जरूरत नहीं कि आप मैं जो लिखा हूं वही लिखना। आप इस प्रकार से भी सजा सकते हो कि आपको वर्ष 1920 में तुर्की के सुल्तान को सिंहासन अंग्रेजी द्वारा छीन लिया गया। इस सिंहासन के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। अपने तौर तरीके से सजा सकते हो इसी तरीके से। चल, आप इस डिफिनेशन को मेरे दोस्त आराम से लिख सकते हो। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रिवोल्ट एक्ट
से आप क्या समझते हैं? एक रॉल्ट एक्ट हुआ, उससे आप क्या समझते हैं? इसको समझने का प्रयास कीजिए। रॉल्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? समझिए, रॉल्ट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया था। सबसे पहले रॉल्ट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया था। ठीक, क्या हुआ समझिए, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना बिना वारंट किए गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि बिना, मतलब उसको बिना एक कागज दिखाए अगर आपको कोई पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले, आपको रीजन ना बताए, तो भाई क्या ये कोई कानून थोड़ी ना हुआ। बिना वारंट किए देखो, किसी को गिरफ्तार करना होता है तो उसके पहले घर पे नोटिस भेजा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आप पर केस हुआ तो आपको ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई, तब तक आपके घर पे नोटिस नहीं आएगा। आपको नोटिस जब एक दो बार भेज दिया जाएगा, आप खुद जाकर वहां पे अपना, जिसे अगर खुद जाकर अगर वहां पे सरेंडर कर दे रहे हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो अपना पुलिस अपना कुछ भी कर सकता है आप पर। ठीक है, वही कहा गया। देखिए, रॉल्ट एक्ट 1919 में लाया गया था, जिससे क्या हुआ, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट पास किए भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या? गिरफ्तार कर लिया जाता था, जा सकता था। गिरफ्तार व्यक्ति को ना कोई वकील करने या ना कोई दलाल पेश करने का अधिकार था। कि अगर गिरफ्तार हो गए, भाई गिरफ्तार व्यक्ति को इतना जरूर होता है, इतना हमारे भारत में इतना कानून जरूर है कि अगर गिरफ्तार भी है तो आप वकील को ला सकते हो, वकील को आप वकील से बात कर सकते हो, वकील को बुला सकते हो, या कोई दलाल पेश करने के लिए सबूत जुटा सकते हो। आप यह कोर्ट से दरखास्त कर सकते हो कि हमको 2 दिन का मोहलत चाहिए, जिससे हम अपने सबूत को जुटा पाए। ठीक है, सबूत के जुटा पाए और साथ में वकील को कर सके, तो इतना आप पुलिस के कस्तरी में, यानी कि पुलिस के साथ ही आप ये चीज कर सकते हो। ऐसा अकेला छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो इतना चीज। लेकिन उस समय जब रॉल्ट एक्ट पास हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं था। बिना वारंट पास किए हुए भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को कभी भी, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को क्या किया जाता था, वो ना तो वकील ला सकता था, ना अपने दलाल पेश कर सकता था। ठीक है ना, अपने अधिकार में क्या, पेश करने का अधिकार भी नहीं था, अधिकार था। ठीक है ना, सीधा समझ लीजिए, नहीं उसको सीधा गिरफ्तार व्यक्ति को ना वकील लाया, वकील का वकील करने या ना कोई दलाल पेश करने का अधिकार था। ठीक है ना, इसलिए इस कानून को बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है ना, कहा गया क्योंकि ना वकील होगा, ना कोई दलील होगा, ना कोई सबूत होगा, ऐसे गिरफ्तार कर लीजिएगा तो क्या होगा भाई, देश तो बर्बाद है। वही कहा गया, इस कानून को सीधा कहा गया, कानून के बिना वकील बिना दलाल का कानून भी कहा गया। ठीक है ना, इस रॉल्ट एक्ट को। ठीक है ना, कुछ कुछ विवादों ने इस काला कानून काला कानून कहकर संबोधित किया। कुछ व्यक्तियों ने इस कानून को काला कानून कह के भी संबोधित किया, क्योंकि ये कानून बहुत बेकार है। आप ही बताओ, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाए बिना कोई एथी का, बिना कोई सबूत के, बिना कुछ बताए हुए, आपको यह भी नहीं पता कि किस रीजन से आपको गिरफ्तार किया गया, और यहाँ तक भी अपने जमानत के लिए ना वकील जुटा सकते हैं, ना कोई दलील पेश कर सकते हैं, तो बताइए यह कानून कैसा है। यह कानून तो बिना वकील बिना दलाल का भी कानून हो सकता है, ये काला कानून भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारा यह क्या था, रॉल्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल है। रॉल्ट एक्ट 1999 में, सॉरी 1919 में एक दलल मतलब क्या, 1919 में एक कानून पास किया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट पास किए भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, और गिरफ्तार व्यक्ति को ना तो वकील लाने का अधिकार था और ना उसको दलील पेश करने का अधिकार था। इसलिए इस कानून को बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा गया। ठीक है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ अपने भाषा में, एकदम अपने भाषा में। ठीक है ना, और इससे कुछ लोगों ने इसे काला कानून भी कहा, और इस प्रकार से इस डिफिनीशन को आप अपने तरीका से भी लिख सकते हो, क्योंकि आर्ट्स है ना। अगर आप रॉल्ट एक्ट के बारे में जान गए, कब हुआ, 1919 में। क्या था, एक कानून था, कानून पास किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। देखो, बोलने का तरीका समझो, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते थे, बिना पत्र बिना सूची को भी गिरफ्तार कर लेते थे, और गिरफ्तार व्यक्ति को ना वकील ला सकता है, ना कोई दस्तावेज पेश कर सकता है, ना कोई वारंट पास करा सकता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसे काला कानून भी कहा, अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है इस चीज को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। देखिए, दांडी यात्रा जो था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने किया था।
शायद आपको याद हो। और दांडी यात्रा कब हुआ था? तो याद रखना इस चीज को, 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, क्योंकि नमक पर भी टैक्स लग चुका था उस समय। भाई आज तक नमक पर टैक्स नहीं होता है, ठीक है ना? आप जितना नमक खाते हो, नमक पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि नमक पर आपको टैक्स नहीं है, ठीक है? उसमें नमक पर भी टैक्स था। सीधा समझ लीजिए, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी यात्रा से शुरू किया गया। एक दांडी जगह है, वहां से यात्रा शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री तट तक पहुंचकर नमक बनाकर कानून नमक कानून को बंद करना था। यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। देखो डिफिनेशन बहुत ईजी है। जो दांडी यात्रा था गांधी जी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। कहां से? याद रखना, शुरू किया गया था कहां से? दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। कहां से? दांडी यात्रा, जहां इसका मेन उद्देश्य था समुद्र तक पहुंचकर दांडी से समुद्र तक पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था इसका मुख्य उद्देश्य। तो आप इस प्रकार से डिफिनेशन लिख सकते हो मेरे दोस्त कि दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा 1930 में दांडी यात्रा से शुरू किया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री तट तक पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी, क्वेश्चन है गांधी इन विन फैक्ट्स अथवा यहाँ पे दिल्ली समझौता क्या है? ये एक दो क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है, दोनों क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन आपको सामने है, गांधी यहाँ पे इरविन पैक्ट क्या है? ठीक है ना? यहाँ पे इरविन पैक्ट क्या है, गांधी इरविन पैक्ट क्या है, अथवा दिल्ली समझौता क्या है? दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का मतलब वही है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है, साथ में आप कह सकते हैं इस चीज को दिल्ली समझौता क्या है। तो दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट क्या है मेरे दोस्त, इसको समझने के प्रयास कीजिए। बहुत प्यारा सा है, समझिए कैसे है क्या है, ठीक है ना? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के क्या कहा, गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम दिया जाता है, ठीक है ना? और जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 31 ईस्वी को गांधी जी और यहाँ पे लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिया गया। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और जो अंग्रेजी सरकार था, कौन था यहाँ पे लॉर्ड इरविन, ठीक है ना? लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। किसके बाद? याद रखना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद हुआ था। तो सीधा समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। और इस समझौता में इस समझौता करना पड़ा, ठीक है ना? और इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता का नाम दिया जाता है, ठीक है ना? जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और यहाँ पे लॉर्ड इरविन के साथ हुआ था, ठीक है ना? चलो मेरे दोस्त, इस सब को याद करना है, और याद करने का प्रयास 100% करना है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और ये चंपारण सत्याग्रह हमारे बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें, चंपारण क्षेत्र में नील के खेती करने के विरोध में किया गया था। और सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा, सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था। आप सब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपको चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कौन किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो अप्रैल 1917 में किया गया था। कब किया गया था? तो अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी द्वारा, ठीक है ना? और इसका मुख्य उद्देश्य नील के कानून को तोड़ना था। देखिए क्या है, सन 1917 में बिहार के चंपारण के किसानों को तीन कठिया प्रथा था एक प्रकार का, ठीक है ना? तीन कठिया आप प्रथा से मुक्त दिलाने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। जो मैंने बताया, पहला सत्याग्रह क्या था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। देखो डिफिनेशन ये दी है कि सन 1917 में बिहार के चंपारण के किसानों को तीन कटिया प्रथा, जो नील के खेती था, तीन कटिया प्रथा, ठीक है ना, प्रथा से मुक्त दिलाने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना?
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? क्वेश्चन कहा गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? समझिए, देखिए मजदूरों के संरक्षण एवं उचित मजदूरी दिलाने हेतु वर्ष 1920 में क्या हुआ था, वर्ष 1920 में वहां पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए पहले होता क्या था, 1920 से पहले पहले जो 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। इसका रीजन क्या था, नील की खेती। तो खेती हम करेंगे, नील ले जाएगा सरकार, कौन सरकार, अंग्रेजी सरकार, और हमको पैसा देवे नहीं करेगा, और ऊपर से नील की खेती जबरदस्ती करेंगे, खाएंगे क्या, क्योंकि नील की खेती करने से हमारा खेत बंजर हो जाता है, खेत में कुछ उगे नहीं करेगा। तो वही कहता था मेरे दोस्त कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि मजदूरों को, किसानों को मजदूरी ठीक दिया जाए, उसके हिसाब से दिया जाए। वो जितना मेहनत करता है उतना मजदूरी उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहनत किया ज्यादा मजदूरी देंगे कम, दिन भर खटवाए 10 रुपया दे रहे हैं, दिन भर खटवाए 100 रुपया दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। दिन भर खटवाते हैं तो उस उचित, आपको क्या उचित उसका हिसाब देना चाहिए, ठीक है ना, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा दाम, सीधा समझ लीजिए। तो मजदूरों को संरक्षण यानी कि उसकी सुरक्षा, संरक्षण करना, उचित मजदूरी, क्या कहा, उचित मजदूरी दिलाने हेतु वर्ष 1920 में क्या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। समझ गए, आपसे पूछ देगा, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बताइए, जो असहयोग आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था कैसे? चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए वर्ष 1920 में, क्योंकि आपको जब ऑल एक्ट यूनियन जो ऑल ऑल इंडिया यूनियन जो ट्रेड यूनियन जो पास हुआ, क्योंकि उस समय जो यह हुआ था कि मजदूरों को सुरक्षा के लिए और मजदूरी उचित मजदूरी देने के लिए रॉल्ट एक्ट पास हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह के बाद। जब 1920 में एक और आंदोलन किया गया, असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। तो वर्ष 1920 में अंग्रेज के दमनकारी नीति से परेशान होकर गांधी जी ने, उसके दमनकारी जो नीति, बहुत बेकार बेकार नीति था, नीति से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सीधा समझ लीजिए, 1920 में अंग्रेज के दमनकारी यानी कि खराब खराब नीतियों से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आंदोलन की शुरुआत की। क्या की शुरुआत की? इस आंदोलन में इस आंदोलन में उसने पहली बार इस आंदोलन में उसने पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा। उसने पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा। ऐसे चंपारण सत्याग्रह तो अकेला ही आए थे वो, ठीक है ना, वहां से जैसे कि गांधी जी जब गुजरात से आए थे तो अकेला ही आए थे, ठीक है ना, गुजरात के गांधी जी थे, तो याद रखना, जब अकेला थे तो वो हो गया, समझौता हो गया। लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों द्वारा दमनकारी, जो दमनकारी था ना, यहाँ पे दमनकारी नीतियों के परेशान होकर नीतियों से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में लोगों को पहली बार लोगों को एकजुट होने कहा कि भाई जुट हो जाओ, अगर कुछ होगा तो हम लोग फरियाएंगे, ठीक है ना, लोगों को एकजुट होने को कहा, ठीक है ना, कहा। इस आंदोलन के लाखों लोग भाग लिया, इस आंदोलन में लाख, क्योंकि सब लोग परेशान था भाई, तो लाखों लोग भाग लिया, लाखों लोग भाग लिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ था, ऐसा देश में पहली बार हुआ था कि पूरे लोग एक साथ है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए इसे हम प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। जन मतलब होता है लोग, सब जन आंदोलन कहा जाता है, इसीलिए प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है असहयोग आंदोलन को। तो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी का यहाँ पे जो यहाँ पे दमनकारी नीति था उसको तोड़ने के लिए किया गया था, कि अंग्रेजी द्वारा दमनकारी नीति से परेशान हो गया था लोग, इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और इसमें गांधी जी ने कहा कि सभी को एकजुट होना है, और इतना जुट हुआ, इतना पूरा देश जुट हो गया इसमें, इसीलिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए प्रथम असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इसको समझना बहुत ईजी है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। देखिए बिहार में किसान आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने क्या किराया था, सॉरी किसान आंदोलन है ना, छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने किया था, किसान आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे को समझिए, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पे भी किसानों को ही भागीदारी था, क्योंकि नील की खेती करने के तहत में, ठीक है ना। तो देखिए बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 में गांधी जी के
गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ चंपारण के किसानों की मजदूर नील की खेती करने पड़ी थी, ठीक है ना। जहाँ चंपारण के किसानों को यहाँ पे मजबूर यानी कि मतलब मजबूर होकर, ठीक है ना, यहाँ पे मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से भूमि का उपजाऊ कम हो जाता था, क्योंकि भाई जब नील की खेती करेंगे तो वहां पे धान उगेगा नहीं, गेहूं नहीं उगेगा, धान गेहूं नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? नील तो खा नहीं सकते, नील तो सरकार लेके चला जाता था। क्या हो जाता है? बंजर हो जाता था, भूमि का उपजाऊ कम हो जाता था, ठीक है ना। और नील का मूल्य अंग्रेज द्वारा बहुत कम तय किया जाता था, और जो नील उगता था उसका जो मूल्य था, उसका दाम अंग्रेज बहुत कम दिया करते थे, बहुत कम मतलब कर दिया करते थे। और इसके ऊपर से काफी यहाँ पे लगान भी लगा दिया था, मतलब लगान मतलब जो पैसा टैक्स के तौर पे, ठीक है ना। और उसके ऊपर से काफी यहाँ पे लगान भी लिया जाता था, लगान मतलब टैक्स जो होता था, लगान लिया जाता था। जिसके कारण क्या था? जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। देखो, जो किसान आंदोलन 1917 से शुरू हुआ था प्रथम, तो बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। ऐसे किसान आंदोलन तो बहुत सारा हुआ, लेकिन शुरुआत हमारा चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। तो सीधा समझ लीजिए किसान आंदोलन क्या हुआ। देखिए, बिहार में किसान आंदोलन 1917 में चंपारण से हुआ था। चंपारण में क्या हुआ था? जहां पे चंपारण के किसानों की मजबूरी मतलब मजबूरन, मतलब होता है ना मजबूरन, एक होता है कि भाई मजबूर है, क्या कर सकते हैं, तो मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती से भूमि कम उपजाऊ हो जाता, बंजर हो जाता था, बंजर हो जाता था, ठीक है ना। और नील का मूल्य अंग्रेजों द्वारा काफी कम निर्धारित किया जाता था। और साथ में क्या था? उसके ऊपर काफी लगान लगाया जाता था किसानों पर अंग्रेजों द्वारा, और जिससे किसान की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? इसके उद्देश्य क्या है समझिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। 1923 ईस्वी में यहाँ पे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में, क्या कहा? सन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए सरकारी परंपराओं का अंत करना था। देखिए, जो हमारा स्वराज पार्टी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा, क्या कहा? अंग्रेजों द्वारा भारत में लाए गए यहाँ पे परंपरा को अंत करना था, उसके द्वारा जो भी परंपरा लगाया गया उसको अंत करना था। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। याद रखना, जो हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया परंपरा को अंत करना था, मेन उद्देश्य यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन खत्म है। अच्छा, चलिए, तो हमारा भारत में राष्ट्रवाद था, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, क्योंकि भारत की बात होता है, भारत हमारे लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारा कांड हुआ है, ठीक है ना। कर्म कांड हो चुका है, इसलिए हमको इतिहास इसका थोड़ा बड़ा पढ़ना होता है। तो भारत में राष्ट्रवाद में इतना क्वेश्चन था, अगर इसको पढ़ लेते हो ना तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से फिक्स हो जाता है, 4 नंबर, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और डेली बेसिस पे आपको क्लासेस दिया जा रहा है, तो क्लासेस को ज्वाइन करना है, और पीछे नहीं हट, मेहनत करना है अपने तरीका से, बहुत सारा मेहनत करना है, क्योंकि आपको हम पूरी तरह मेहनत करेंगे, हम अपने तरफ से, आप अपनी तरफ से मेहनत करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।